Hello everyone, welcome to the course Design and Analysis of Algorithms. You are watching Knowledge Spade. In the last lecture, last one or two lectures में हमने asymptotic notations को डिस्कस किया जिसमें big O, omega and theta. These three notations were discussed and these are the most important notations and most frequently used. इसमें बाकी कंडीशंस हैं कि f of n क्या है, नॉन नेगेटिव होगा, c कांस्टेंट है, ये भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, एंड नॉट भी कांस्टेंट है, वो भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। लेकिन जो बेसिक कंडीशन है वो यही है कि अगर दो फंक्शन जो हैं उनके दरमियान ये रिलेशनशिप कायम किया जा सकता है, then you can say f of n is equal to big O of g of n. Similarly, if this relation is possible between these two functions f of n and g of n, then we can say f of n is equal to omega of g of n. And similarly, for the theta notation, अगर ये दोनों कंडीशन जो कि बिग O की है और ओमेगा की है इनको कंबाइन कर दिया जाए तो ये आपकी थीटा की नोटेशन है। तो इस तरह से ये तीन डेफिनेशंस और इसकी वेरियस एग्जांपल्स और इस डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए हमने कुछ कैलकुलेशंस की थी मुख्तलिफ फंक्शंस लेकर, उसमें n की, n नॉट की और f ऑफ n, g ऑफ n को वैल्यूज पोज करके उनकी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट की थी ताकि हम डेफिनेशंस क्लियर हो सके। ये जो डेफिनेशंस हैं इनके मीनिंग क्या बनते हैं यहाँ पर वो हमने इलस्ट्रेट किया है। फॉर एग्जांपल, इफ f of n is equal to theta of g of n, we say that f of n and g of n both functions grow at the same rate. और ये जो सेम रेट है, दिस इज वी आर टॉकिंग इन द फॉर्म ऑफ असिम्प्टोटिकली, यानी असिम्प्टोटिक टर्म्स के अंदर ये दोनों फंक्शन जो हैं वो सिमिलरली ग्रो कर रहे हैं। असिम्प्टोटिकली का क्या मतलब होता है कि व्हेन द फंक्शन ग्रोज लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो ये चीजें हम स्टार्ट में डिस्कस की थी, असिम्प्टोट्स की डेफिनेशन भी हमने की थी। तो इस तरह से जब n की वैल्यू लार्ज एंड लार्ज एंड लार्ज होती जाती है तो उस केस में दोनों फंक्शन जो हैं वो सिमिलर बिहेव करेंगे, यानी ऐसा नहीं होगा कि एक फंक्शन जो है उसका ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए और दूसरा फंक्शन जो है उसका ग्रोथ रेट कम रह जाए। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। दोनों जो है ऑलमोस्ट सेम सेम जो है ना मूव कर रहे होंगे, कभी कोई फंक्शन ऊपर हो सकता है तो नीचे हो सकता है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस दोनों के अंदर नहीं है। इसी तरह से इफ f of n is equal to big O of g of n and f of n is not equal to omega of g of n, इस बात का क्या मतलब है? इस बात के ये मीनिंग बनते हैं कि f of n g of n जो है वो f of n की अपर बाउंड तो बन सकता है लेकिन ये उसकी लोअर बाउंड नहीं बन सकता। हमने काफी सारी चूंकि एग्जांपल्स डिस्कस की हुई हैं। तो फॉर एग्जांपल एक आप पोलिनोमियल फंक्शन ले लें, एन स्क्वायर, फॉर एग्जांपल 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, कोई इस तरह की कोई भी वैल्यू आप ले लेते हैं। तो जो क्वाड्रेट, इसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसमें आप ये लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज इक्वल टू बिग O ऑफ n स्क्वायर, और आप ये भी लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज इक्वल टू बिग O ऑफ n क्यूब n रेज़ टू पावर 4 n रेज़ टू पावर 5, यानी इससे बड़े जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे इसकी अपर बाउंड हो सकते हैं। अब वो जो सारे फंक्शन इसकी अपर बाउंड हो सकते हैं उनमें से बिग O ऑफ n स्क्वायर, जो कि n स्क्वायर फंक्शन है, ये एक ऐसा फंक्शन है कि इसमें ये पॉसिबल है कि ये जो f ऑफ n है ये बिग O ऑफ g ऑफ n बन जाए और जो g ऑफ n है वो बिग O ऑफ f ऑफ n बन जाए। ये पॉसिबल है क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर के फंक्शन है। 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ये भी इसकी भी डिग्री 2 है और जो n स्क्वायर है उसकी भी डिग्री 2 है। तो सेम ये इन दोनों की जो कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो सेम बनती है और इसलिए f ऑफ n बिग O ऑफ g ऑफ n हो सकता है और g ऑफ n इज इक्वल टू बिग O ऑफ f ऑफ n हो सकता है। इन अदर वर्ड, जब ये बिग O f ऑफ n इज इक्वल टू बिग O ऑफ g ऑफ n है तो फिर g ऑफ n ओमेगा ऑफ f ऑफ n भी हो सकता है और f ऑफ n ओमेगा ऑफ g ऑफ n भी हो सकता है। यानी इनको बड़े एक जो n स्क्वायर का फंक्शन है उसको बड़े कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अपर बाउंड बनाया जा सकता है, स्मॉल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लोअर बाउंड बनाया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी फंक्शन थे, जैसे n क्यूब था, n रेज़ टू पावर 4 था, 5 था, 6 था, कुछ भी ले लें इससे बड़ा, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लें, 2 रेज़ टू पावर n ले लें,
या आप इसी तरह से फैक्टोरियल फंक्शन ले लें, एन फैक्टोरियल, ये सारे बड़े फंक्शंस हैं, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये वाले जितने भी फंक्शंस हैं, ये ओमेगा नहीं हो सकते। अब फॉर एग्जांपल ये जो फंक्शन एफ ऑफ एन हमने एग्जांपल के तौर पर लिया था, ये बिग O ऑफ n क्यूब तो हो सकता है, लेकिन ये बिग O ऑफ ये ओमेगा ऑफ n क्यूब नहीं हो सकता। n क्यूब फंक्शन जो है वो इसकी लोअर बाउंड बन ही नहीं सकता। n क्यूब को जितने मर्जी बड़े कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते रहें, वो इसकी अपर बाउंड कभी नहीं हो सकता। इस पर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है। तो इसलिए अगर इस तरह की रिलेशनशिप पाई जा रही है आपके फंक्शंस के अंदर, तो उस सूरत में देन वी से दैट f of n is asymptotically lower growing than g of n। उस सिनेरियो में ये ऐसा होता है। इसी तरह से इफ f of n is equal to omega of g of n, यानी g of n जो है वो उसकी लोअर बाउंड है और g of n जो है वो उसकी अपर बाउंड नहीं बन सकता। इस बात का वही मतलब है कि जैसे f of n आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन के केस में g of n जो है वो n स्क्वायर भी हो सकता है, n भी हो सकता है, n रेज़ टू पावर 1/2 भी हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ n, और इसी तरह से log ऑफ n भी हो सकता है। n स्क्वायर से जितने भी छोटे फंक्शन हैं वो सब पॉसिबल हैं, g ऑफ n हो सकते हैं। लेकिन उन सब के केस में उनमें से सिर्फ g ऑफ n की वैल्यू अगर n स्क्वायर ले ली जाए तो ये चीज पॉसिबल है, यानी f ऑफ n इज इक्वल टू हो सकता है बिग O ऑफ g ऑफ n, क्योंकि n ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है और अगर यहाँ पर g ऑफ n भी क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लिया जाए तो उस सूरत में ये f ऑफ n इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ g ऑफ n तो है और ये बिग O ऑफ g ऑफ n भी होगा। फॉर एग्जांपल f ऑफ n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 ये फंक्शन है। अब इस केस में g ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो ठीक है f ऑफ n इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ n स्क्वायर है, और इसी तरह से f ऑफ n इज इक्वल टू बिग O ऑफ g ऑफ n भी है। लेकिन अगर आप n स्क्वायर की जगह पर n ले लेते हैं या log ऑफ n ले लेते हैं या स्क्वायर रूट ऑफ n ले लेते हैं, तो ये सारे फंक्शन जो हैं ये स्लो ग्रो करते हैं। तो इस केस में ये बात नहीं पॉसिबल, यानी f ऑफ n इज नॉट इक्वल टू बिग O ऑफ g ऑफ n, फिर ये इक्वल नहीं हो सकते। तो ऐसे केस में जो आपका g ऑफ n है वो लाजमी तौर पर है वो स्लोअर ग्रो कर रहा होगा एज कंपेयर टू f ऑफ n। then we say that f of n is asymptotically faster growing than g of n, यानी f of n g of n से लाजमी तौर पर फास्टर ग्रोइंग कर रहा होगा या g of n जो है वो f of n से स्लो ग्रोइंग। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बिग O ओमेगा और थीटा। अब हम ये चीजें बेसिकली ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं और यहाँ पर जो हमने बातें की हैं ये बेसिकली उसी का कंक्लूजन है जो लास्ट लेक्चर में हमने चीजें डिस्कस की। तो आज का लेक्चर जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लिमिट थ्योरम। This is an other way to check the functions, the growth rate of functions, and we can define big O omega theta in terms of this limit. It is called the limit theorem. Suppose there are two functions f of n and g of n, और इन पर वो सारी कंडीशन जो है उसी तरह से जो हमने डेफिनेशन में की थी वो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होते हैं, यानी f of n g of n both are नॉन नेगेटिव फंक्शंस। एक बात और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि g of n must not be equal to 0। g of n की वैल्यू n की किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट आगे आप देख रहे हैं उसमें g of n आपका वो डिनोमिनेटर बन रहा है और आप जानते हैं डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, इट बिकम्स अनडिफाइंड। तो द लिमिट को हमने L के इक्वल सपोज किया है। सपोज L इज इक्वल टू दिस लिमिट। लिमिट क्या है? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी f of n ओवर g of n। अब ये दो फंक्शंस हैं वही f of n और g of n। f of n को g of n डिवाइड कर रहा है और उस पर लिमिट है n एज अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यानी इन फंक्शंस का रिलेटिव बिहेवियर व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। और जब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी की बात करते हैं it means we are talking about the asymptotical growth rates. If the limit L is greater than 0 and less than infinity, यानी ये लिमिट जो है ये जब आप कैलकुलेट करेंगे ये लिमिट, तो ना तो ये इंफिनिटी आए और ना ही ये 0 आए, बल्कि 0 और इंफिनिटी के दरमियान हो। 0 और इंफिनिटी के दरमियान क्या हो सकता है? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, रियल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इसके दरमियान, यानी L की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आ जाए, वो स्मॉल से स्मॉल रियल नंबर हो, वो जितना मर्जी लार्ज रियल नंबर हो, लेकिन वो कोई रियल नंबर हो, तो उस सूरत में हम कहते हैं f of n is equal to theta of g of n। ये फर्स्ट केस होगा। इसका सेकंड केस क्या है कि आपकी लिमिट जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इंफिनिटी इज पॉसिबल।
यानी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू इन्फिनिटी। एन की वैल्यू इन्फिनिटी भी पॉसिबल है और ऑल रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स बेसिकली, all positive real numbers and infinity, all this possible। अगर ऐसा हो तो then you can write f of n is equal to omega of t। और थर्ड केस इसमें ये है कि आपकी लिमिट जो है वो जीरो हो सकती है या जीरो से ग्रेटर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल एज इंफिनिटी। इसकी वैल्यू इंफिनिटी नहीं हो सकती। इंफिनिटी के अलावा जीरो और जीरो से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं वो सब पॉसिबल। तो ये तीन केसेस हैं, इन तीन केसेस को आपने याद रखना है। फर्स्ट केस में वैल्यू सिर्फ रियल नंबर हो सकती है, वो उस सूरत में आप ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी एफ एन। दूसरे केस में रियल नंबर यानी पॉजिटिव रियल नंबर या इंफिनिटी, और तीसरे केस में पॉजिटिव रियल नंबर आर जीरो बट नॉट इंफिनिटी। तो इस केस में बिग होगा। तो ये तीन केसेस हैं, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं हम, तो आपको ये केस थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 3n² प्लस 17। तो ये एक एग्जांपल के तौर पर हम फंक्शन देंगे। तो इस केस में लिमिट आप कैलकुलेट करें, n इज इक्वल टू वही लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एन ओवर जी ऑफ एन 3n² प्लस 17। ये एफ ऑफ एन है और जी ऑफ एन आपका है n²। इसकी लिमिट जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आंसर 3 आता है। ये लिमिट होपफुली आप लोगों को कैलकुलेट करनी आती होगी, ये आप काम एफएससी में भी कर चुके हैं और यहाँ जो आपने कैलकुलस के कोर्सेज पढ़े हैं उसमें भी ये चीज़ें बहुत क्लियरली यहाँ पर करवाई जाती है। अगर आप जी ऑफ एन n² लेते हैं तो ये लिमिट 3 आएगी। अब 3 एक रियल नंबर है जो कि ना तो जीरो है ना इंफिनिटी है, तो इसलिए आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ n²। सेकंड केस में ये लिमिट थ्योरम ये हमें बताती है कि ऑल दिस पॉसिबल, ओमेगा ऑफ n² भी पॉसिबल है, ओमेगा ऑफ n भी पॉसिबल है, ओमेगा ऑफ 1 भी पॉसिबल है, और इवन ओमेगा ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n भी पॉसिबल है, ओमेगा ऑफ लॉग ऑफ n भी पॉसिबल है। क्योंकि ये सारे फंक्शन जो है इस फंक्शन से स्मॉलर ग्रो करते हैं, तो इसलिए ऑल दीज फंक्शंस आर पॉसिबल एज ओमेगा ऑफ g। यहाँ पर जो एग्जांपल हमने इनमें से सिर्फ एक ही ली है और वो n की है। n² की तो आप ऑलरेडी लिमिट कंप्यूट कर चुके हैं और ये लिमिट 3 आती है अब यहाँ पे। तो इस केस में जो हमने डेफिनेशन की थी आपको याद होगा, ओमेगा के केस में, अभी हम ये ओमेगा की बात कर रहे हैं, तो ओमेगा के केस में जो हमने लिमिट थ्योरम हमें ये बताता है कि आपकी लिमिट की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी और इंफिनिटी भी पॉसिबल। तो ऐसे केस में अगर आप n² लेते हैं तो आंसर 3 आता है, तो 3 इज ग्रेटर देन 0, तो इसलिए ओमेगा पॉसिबल है। अब हमने एक और एग्जांपल ले ली n की, तो n के केस में ये लिमिट इंफिनिटी आती है, और इसमें भी अगर आपको क्लियर नहीं है कि ये इंफिनिटी कैसे आती है, ये आपका एफ ऑफ एन है, ये जी ऑफ एन है, लिमिट एंड अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इफ यू आर not very much clear about this limit, how we can calculate this limit, then you can ask me, I will explain you। आप डिनोमिनेटर जो है उसको सेपरेट कर देंगे। ये जो टर्म है 3n² ओवर n, इसमें से एक n जो है वो n² से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जो है अब आपके पास जो बचेगा वो होगा 3n, और यहाँ पर सेकंड टर्म आपकी बन जाएगी 17 ओवर n। तो ये लिमिट दोनों टर्म्स पर अलग अलग आप अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ जब आप ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो है 17 ओवर n, तो यहाँ पर n की जगह पर आप इंफिनिटी पुट करेंगे तो 17 ओवर इंफिनिटी, ये तो 0 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास बचा था 3n, वहां पर जब आप 3n में n की वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी वो भी इंफिनिटी होता है, और इंफिनिटी प्लस 0 वो भी इंफिनिटी आएगा, तो इसलिए इसका आंसर इंफिनिटी। तो यहाँ पर n के केस में ये इंफिनिटी आ रहा है। बेसिकली n² से स्मॉलर कोई भी फंक्शन आप ले लें, n² से स्मॉलर जितने भी फंक्शन होंगे उन तमाम के केसेस में ये इंफिनिटी आएगा, और n² के केसेस में ये इंफिनिटी नहीं बल्कि कोई रियल नंबर आएगा, और वो रियल नंबर ऑब्वियसली 3 होगा क्योंकि यहाँ पर हम कंप्यूट कर चुके हैं। तो वो तमाम फंक्शन, इसलिए इसके ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन पॉसिबल। थर्ड केस आपका जो आपने लिमिट थ्योरम पढ़ा था उसमें बिग ओ था, और बिग ओ के केस में आपकी जो लिमिट है एल जो है उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 से ग्रेटर भी हो सकती है, इंफिनिटी पॉसिबल नहीं। तो इस केस में देखें, ये जो फंक्शन है आपका एफ ऑफ एन, इस केस में इट इज इक्वल टू
big O of n square, big O of n cube, so on big O of n raised to power 4, n raised to power 5, कोई भी n square से बड़ा फंक्शन जो है वो big O पॉसिबल है। यहाँ पर हमने जो एग्जांपल ली है वो n क्यूब की है। n क्यूब के केस में जब आप लिमिट कंप्यूट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। उसी तरह से आप डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स पर सेपरेट कर दें, 3n स्क्वायर ओवर n क्यूब हो जाएगा। तो इसमें n स्क्वायर जो है वो n क्यूब के साथ कैंसिल होगा, तो नीचे एक n बच जाएगा आपके पास, और ये आ जाएगा सेकंड टर्म आपकी 17 ओवर n क्यूब। दोनों में आप जब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लिमिट पुट करेंगे तो ये भी 3 ओवर इंफिनिटी और ये 17 ओवर इंफिनिटी दोनों जीरो हो जाएंगे। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये लिमिट 0 आ रही है, तो बाय डेफिनेशन तो बाय डेफिनेशन ऑफ दिस लिमिट, अगर ये लिमिट 0 आ जाए तो ये बिग O ऑफ g ऑफ n होता है। तो ये तीनों केसेस मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। ओके, अभी आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस हैं। ये एक फंक्शन है उसी तरह का जैसे पिछले केस में था, 3n स्क्वायर माइनस 100n प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ये इनमें से कौन सा केस जो है वो ट्रू है? इज इक्वल टू बिग O ऑफ n स्क्वायर, बिग O ऑफ n क्यूब, बिग O ऑफ n। ये तीन केसेस हैं। आप लोगों में से कोई बताएगा कि इनमें से कौन कौन से केसेस ट्रू हैं? सर पहले वाले में तो थर्ड जोन से वो फॉल्स लग रहा है मुझे सर। हाँ, सही कह रहे हैं तो रेड वाले में। जी। ये वाला केस जो है ये फॉल्स है, फर्स्ट टू केसेस जो हैं वो ट्रू हैं। अब सेकंड एग्जांपल को ले लें, फंक्शन वही है, इसमें आ गया है ओमेगा आपके पास, ओमेगा ऑफ n स्क्वायर, ओमेगा ऑफ n क्यूब एंड ओमेगा ऑफ n। इसमें कौन कौन से ट्रू हैं जी? ओमेगा लोअर लिमिट डिफाइन करता है ना, तो n स्क्वायर Yes, sir. फंक्शन के n स्क्वायर जो है, n स्क्वायर तो उसकी अपर बाउंड भी हो सकती है, लोअर बाउंड भी हो सकती है, और उसकी टाइट बाउंड भी हो सकती है। n स्क्वायर वाला केस जो है वो तो इन तीनों में ट्रू है। तो बिग O अपर बाउंड डिफाइन करता है, तो इस फंक्शन के लिए अपर बाउंड एक तो वो n स्क्वायर तो हो ही गया, उसके अलावा n क्यूब हो सकती है अपर बाउंड। n जो है वो इस फंक्शन की अपर बाउंड नहीं पॉसिबल। इसी तरह से ये लोअर बाउंड है ओमेगा, तो लोअर बाउंड के केस में n क्यूब लोअर बाउंड पॉसिबल नहीं है, बाकी दोनों पॉसिबल है। और थर्ड आपका केस है जिसमें आप टाइट बाउंड बता रहे हैं, तो इसमें कौन सा केस जो है वो ट्रू होगा, कौन सा फॉल्स होगा? तो थर्ड वाला फॉल्स लग रहा है। थर्ड वाला फॉल्स है, सही बात है। और बाकी दो ट्रू हैं। तो सेकंड भी फॉल्स है। यस, वेरी गुड। सेकंड और थर्ड दोनों फॉल्स हैं, सिर्फ टाइट बाउंड तो n स्क्वायर ही पॉसिबल है और कोई पॉसिबल नहीं। n स्क्वायर इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, n स्क्वायर भी क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो इन दोनों का ग्रोथ रेट जो है वो असिम्प्टोटिकली सिमिलर है। n क्यूब जो है ये सिर्फ इसकी अपर बाउंड ही हो सकती है, और n जो है वो इसकी सिर्फ लोअर बाउंड ही हो सकती है, टाइट बाउंड सिर्फ एक ही हो सकती है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी, ये जो असिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं, बिग O, ओमेगा एंड थीटा, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। और इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले एक एनालॉजी जो है वो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दी है कि आपका जो f ऑफ n इज इक्वल टू बिग O ऑफ g ऑफ n, ये जो रिलेशनशिप होता है, दिस रिलेशनशिप इज लाइक इन रियल नंबर्स a इज लेस देन और इक्वल टू। यानी एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं है, ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ओमेगा थीटा वगैरह जो हैं ये असिम्प्टोटिकली कि हम इनको डिफाइन करते हैं और डेफिनेशंस आप जानते हैं, लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, जिन चीज़ों से हम ज़्यादा बेहतर तरीके से वाकिफ हैं, रियल नंबर से हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। रियल नंबर्स में लेस देन क्या होता है, ग्रेटर क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, इन चीज़ों से हम ज़्यादा बेहतर तरीके से फैमिलियर हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पर उनके साथ थोड़ी सी उनकी सिमिलैरिटी की वजह से एक एनालॉजी कायम की है कि जब आपका ये रिलेशन हो कि g ऑफ n जो है वो f ऑफ n की अपर बाउंड हो, तो उस केस में ये कोई ऐसा ही रिलेशन है जैसे जैसे आपका एक फंक्शन है b, एक रियल नंबर है b जो कि a से ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ भी इस रिलेशन का यही मतलब है कि g ऑफ n जो है वो f ऑफ n से ग्रेटर देन और इक्वल, यानी ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेस नहीं हो सकता b जो। इसी तरह से जब ओमेगा होगा तो उस केस में आपका b जो है वो a से या तो लेस होगा या उसके इक्वल भी हो सकता है। और सिमिलरली जो थीटा है इस केस में जैसे इक्वल होता है इज इक्वल टू b, ये सिर्फ सेम रियल नंबर हो तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। यानी a की वैल्यू 2 है तो b की 2 ही होगी तो पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा, a इक्वल टू b नहीं हो सकता। अगर ये आपका 5 है
तो b आपका 5.000001 भी हो तब भी ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। जब तक दोनों नंबर एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे तो a इज इक्वल टू b नहीं हो सकता। तो इसी तरह से यहाँ पर वो चीज उस तरह की तो नहीं है जिस तरह से रियल नंबर में है, लेकिन उससे सिमिलर है कि दोनों का ग्रोथ रेट जो है, यहाँ ग्रोथ रेट की बात होगी, वो सिमिलर होगा तभी ये रिलेशन कायम हो सकता है, जिसको हम थीटा नोटेशन कहते हैं। तो ये तो एक एनालॉजी है, याद रखने के लिए आप इसको, ये जो हमने यहाँ पर आपको रिलेशनशिप दिए हैं, इनको अगर आप याद रखेंगे तो ये रिलेशनशिप याद रखने में आपको आसानी होगी।